और स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी सोचा है कि अगर कभी भगवान न करे भूकंप आ जाए, बाढ़, सूखा या जैसे बिजली गिर जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए, तो सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिल सकती है और कितनी, ये जानना हम सबके लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर हरियाणा राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वहाँ सरकार ने जो अलग-अलग प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे के कुछ नियम बनाए हैं, कुछ राशियां तय की हैं। तो हमारी आज की चर्चा इन्हीं प्रावधानों पर रहेगी। मतलब जैसे संपत्ति का नुकसान हो गया या खेती-बाड़ी, पशुओं का नुकसान हुआ, और सबसे दुखद, अगर किसी इंसान को चोट लगती है या जान चली जाती है, तो क्या सहायता मिलती है। तो सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है कि ये जो सरकारी मदद है, ये किन-किन आपदाओं या मुश्किल हालात में मिल सकती है? मतलब कौन-सी स्थितियाँ इसमें शामिल हैं? जी देखिए, इसकी सूची काफी लंबी है। कोशिश की गई है कि ज्यादातर स्थितियां इसमें आ जाएं। इसमें शामिल हैं जैसे बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि यानी ओले पड़ना, भूकंप, कहीं आग लग जाना, सूखा पड़ना, या फिर कड़ाके की ठंड पड़ना, पाला जमना जिसे कहते हैं। फिर बादल फट जाना, पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकना मतलब भूस्खलन, हुँ। फसलों पर कीड़े लग जाना जिसे कीट हमला कहते हैं हम, धूल भरी आंधी चलना, आसमान से बिजली चमकना या गिरना, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना मतलब लू चलना, हीट वेव। और ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई विमान दुर्घटना हो जाए, या दुर्भाग्यवश कोई सामूहिक हिंसा की घटना हो जाए, तो वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अच्छा, यानी काफ़ी तरह की आपदाएँ इसमें कवर हो जाती हैं। जी क्या इस मदद के लिए कोई आय की सीमा, इनकम लिमिट ऐसा कुछ भी है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ खास मामलों में, सभी में नहीं, पर कुछ में, जैसे कि बारिश से जुड़ी जो आपदाएं हैं, उनमें अगर किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, या पशुधन की हानि होती है, या फिर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजा केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए या उससे कम है। ओह! 1,80,000। जी, ये शर्त भारत सरकार के जो नियम हैं, उनके अनुसार है। लेकिन मैं फिर कहूँगी ये सभी तरह की सहायता के लिए नहीं है, पर कुछ के लिए है। समझ गया। और जैसे आपने आग लगने का ज़िक्र किया या विमान दुर्घटना, अगर मान लीजिए आग लगी, पर कारण पता नहीं है या अचानक लगी हो, जिसे शायद आगज़नी कहते हैं, तब क्या होता है? देखिए, अगर आग लगने का कारण साफ नहीं है या वो आकस्मिक है, तो उससे अगर फसल का नुकसान हुआ है, तो उसका मुआवजा मिल सकता है। हुँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सरकारी अधिकारी इसके लिए नियुक्त हैं, मतलब सक्षम प्राधिकारी, हुँ। वो इस नुकसान को प्रमाणित करें, सर्टिफाई करें। और इसी तरह विमान दुर्घटना या सामूहिक हिंसा जैसी जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं, उनमें भी संपत्ति का नुकसान, पशुओं की हानि या मानव मृत्यु के लिए भारत सरकार के जो तय नियम हैं, उनके हिसाब से मुआवजा दिया जा सकता है। हाँ, ठीक है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई कि कौन-सी आपदाएँ कवर होती हैं और कुछ शुरुआती शर्तें क्या हैं। चलिए अब मुआवज़े की जो अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, उन पर विस्तार से बात करते हैं। शायद सबसे मुश्किल और दुखद स्थिति से शुरू करते हैं। अगर किसी की जान चली जाए आपदा में, तो क्या प्रावधान है? हाँ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आपदा के कारण हो जाती है, तो सरकार की तरफ से उसके परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है। 4 लाख रुपए? जी। और हाँ, इसमें वो लोग भी आते हैं, मतलब जो राहत के काम में लगे थे या आपदा की तैयारी कर रहे थे, और उसी दौरान उनकी जान चली गई। बस शर्त यह है कि मृत्यु का कारण आपदा ही है। ये बात संबंधित सरकारी अधिकारी या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था। और अगर किसी को गंभीर चोट लगे और स्थायी अपंगता हो जाए, मतलब जैसे कोई हाथ पैर काम करना बंद कर दे या आंखों की रोशनी चली जाए। हाँ, स्थायी अपंगता के लिए भी सहायता का प्रावधान है और इसे विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर बांटा गया है। अगर विकलांगता 40% से 60% के बीच है, तो प्रति व्यक्ति 74,000 रुपए दिए जाते हैं। 74,000। जी, लेकिन अगर विकलांगता ज्यादा गंभीर है, यानी 60% से ज्यादा है, तो सहायता राशि काफी बढ़ जाती है। ये 2,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाती है। 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, 2.5 लाख। यहाँ भी ये जरूरी है कि विकलांगता कितनी है और किस कारण से हुई है। ये किसी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के डॉक्टर लिख कर दें, प्रमाणित करें।
74,000 से सीधे 2.5 लाख रुपए अगर 60% से ज्यादा विकलांगता है। ये काफी महत्वपूर्ण अंतर है। और अगर चोट गंभीर है लेकिन स्थायी अपंगता नहीं हुई पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके लिए भी व्यवस्था है। अगर चोट ऐसी है कि व्यक्ति को अस्पताल में 1 हफ्ते से ज्यादा भर्ती रहना पड़ा तो उसे 16,000 रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता मिलती है। 1 हफ्ते से ज्यादा पर 16,000? हाँ, और अगर अस्पताल में भर्ती रहने का समय 1 हफ्ते से कम था तो 5,400 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं। पर यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी होगी। क्या? अगर घायल व्यक्ति का इलाज सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत मुफ्त में हो रहा है तो फिर वो ये वाली जो अलग सहायता राशि है अस्पताल में भर्ती रहने की 16,000 या 5,400 रुपए वो पाने का हकदार नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि इलाज का खर्च तो उधर से कवर हो ही रहा है। बिल्कुल, योजना पहले ही कवर कर रही है। समझ गया। तो ये तो हुई शारीरिक क्षति की बात। लेकिन आपदा में तो लोगों के घर बार भी उजड़ जाते हैं। उन परिवारों का क्या जिनके घर बह गए या पूरी तरह टूट गए? उनका तो कपड़ों और बर्तनों जैसा रोजमर्रा का सामान भी चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा की वजह से मान लीजिए 2 दिन से ज्यादा समय तक पानी में डूबे रहे या बह गए या पूरी तरह टूट गए, उन्हें 2 तरह की मदद मिलती है। एक तो कपड़ों के नुकसान के लिए 2,500 रुपए प्रति परिवार। 2,500 कपड़ों के लिए? जी। और दूसरा बर्तन व अन्य जो घरेलू सामान है उनके नुकसान के लिए भी 2,500 रुपए प्रति परिवार। अच्छा, यानी कुल 5,000 रुपए इस मद में, और ये घर के नुकसान के मुआवजे के अलावा है। जी हाँ, ये उसके अतिरिक्त है। घर के मुआवजे की बात हम आगे करेंगे। ठीक है। ये छोटी छोटी जरूरतें भी आपदा के समय बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, कई बार आपदा ऐसी होती है कि लोगों का काम धंधा ही ठप हो जाता है, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। ऐसे में क्या होता है? वो आपदा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है तो उनके लिए भी एक प्रावधान है। ऐसे परिवार के 2 वयस्क सदस्यों को सरकार की तरफ से मुफ्त राहत दी जाएगी। ये राहत कितनी होगी? ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है यानी MNREGA, उसके तहत जो वास्तविक मजदूरी दर चल रही है या फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो औसत मजदूरी दर है, इन दोनों में से जो भी कम होगी उसके हिसाब से दी जाएगी। मनरेगा रेट या एवरेज रेट, जो भी कम हो। ठीक है। चलिए, जान माल के नुकसान के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसका असर शायद सबसे ज्यादा लोगों पर पड़ता है, खासकर हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में, यानी खेती बाड़ी का नुकसान। किसानों के लिए, विशेषकर जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? पहले ये साफ कर दें कि छोटे और सीमांत किसान मतलब कौन? हाँ, ये जरूरी है। छोटे और सीमांत किसान का मतलब है वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर्स यानी मोटे तौर पर कहें तो करीब 5 एकड़ तक जमीन है। ठीक, 5 एकड़ तक वाले। जी, इन किसानों के लिए कई तरह की सहायता है। पहले बात करते हैं जमीन को हुए नुकसान की। मान लीजिए खेत में बाढ़ वगैरह से 3 इंच से ज्यादा मोटी रेत या गाद जमा हो गई है तो उसे हटाने के लिए मदद मिलती है। या पहाड़ी इलाकों में अगर खेत में मलबा आ गया है तो उसे हटाने के लिए भी सहायता है। या अगर किसी का मछली पालन का तालाब खराब हो गया है तो उसकी सफाई मरम्मत वगैरह के लिए भी मदद है। इन सब कामों के लिए सरकार 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद देती है। 18,000 प्रति हेक्टेयर? जी। और अगर एकड़ में देखें तो ये लगभग 7,287 रुपए प्रति एकड़ बनता है। और ये भी तय है कि हर किसान को कम से कम 2,200 रुपए की मदद तो मिलेगी ही, भले ही नुकसान कम क्षेत्र में हुआ हो। न्यूनतम 2,200? जी, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि किसान ने उसी काम के लिए किसी और सरकारी योजना से पहले ही कोई मदद या सब्सिडी न ली हो। ठीक है, यदि डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक ही काम के लिए दो जगह से मदद नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि भूस्खलन यानी जमीन खिसकने से या हिमस्खलन बर्फ खिसकने से या नदी का रास्ता बदलने से जमीन का बड़ा हिस्सा ही बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में केवल छोटे और सीमांत किसानों को और जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज हो 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है। 47,000 प्रति हेक्टेयर, ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, क्योंकि नुकसान भी बड़ा होता है इसमें। और इसमें कम से कम 5,000 रुपए प्रति किसान की मदद जरूर मिलती है। ठीक है, ये तो हुई जमीन के बाद। लेकिन सबसे आम नुकसान तो खड़ी फसल का होता है। फसल खराब होने पर किसानों को बीज, खाद वगैरह दोबारा खरीदने के लिए, मतलब इनपुट सब्सिडी के तौर पे क्या मदद मिलती है? और ये मदद भी शायद 2 हेक्टेयर की सीमा के अंदर ही होगी। जी हाँ,
प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा यहाँ भी लागू होती है। ये सब्सिडी फसल के नुकसान के प्रतिशत के आधार पर तय होती है। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर नुकसान 25% से लेकर 33% से कम है, तो गेहूं, धान, कपास, गन्ना जैसी मुख्य फसलों के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ और सरसों व अन्य फसलों के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी मिलती है। अच्छा, 25 से 33% के बीच। हाँ, और अगर नुकसान 33% से लेकर 50% से कम है, तब भी राशि यही है। गेहूं, धान, कपास, गन्ने के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ और सरसों व अन्य के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़। ओके, यानी 25% से 50% तक एक ही स्लैब है, 9,000 और 7,000 वाला। जी, इन दो श्रेणियों के लिए राशि समान रखी गई है। लेकिन जब नुकसान 50% से ज्यादा होता है, तब सहायता राशि बढ़ती है। अगर नुकसान 50% से 75% के बीच है, तो गेहूं, धान, कपास, गन्ने के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ और सरसों व अन्य फसलों के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं। 12,000 और 9,000। जी, और सबसे ज्यादा सहायता तब मिलती है जब नुकसान 75% या उससे भी ज्यादा हो। ऐसी गंभीर स्थिति में गेहूं, धान, कपास, गन्ने के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ और सरसों व अन्य फसलों के लिए 12,500 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाती है। 15,000 और 12,500। तो साफ है कि 75% से ज्यादा नुकसान होने पर सरकार मानती है कि किसान को ज्यादा मदद की जरूरत है और राशि काफी बढ़ा दी जाती है, खासकर गेहूं, धान, कपास, गन्ने के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात, जिन इलाकों में सिंचाई की पक्की व्यवस्था है, जिन्हें सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र कहते हैं, वहां अगर 33% या उससे ज्यादा नुकसान होता है, तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ की अलग से सहायता का भी प्रावधान है। ये तो हुई सामान्य फसलों की बात। कुछ फसलें बारहमासी होती है, जैसे फलों के बाग, या फिर कुछ किसान खेतों में पेड़ भी लगाते हैं, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। उनके लिए क्या नियम है? हाँ, उनके लिए भी प्रावधान है। 12 मासी फसलों या खेत में लगे पेड़ों, कृषि वानिकी के नुकसान के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। 22,500 प्रति हेक्टर। जी, यानी लगभग 9,109 रुपए प्रति एकड़। इसमें भी न्यूनतम सहायता 2,500 रुपए प्रति किसान है और ये मदद सिर्फ उतने ही क्षेत्र के लिए मिलेगी जितने में वास्तव में बुआई या रोपण किया गया था। ठीक है। और रेशम उत्पादन करने वाले किसानों के लिए, क्या उनके लिए भी कुछ सोचा गया है? जी हाँ, रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर के लिए भी अलग से प्रावधान है। इसमें रेशम कीट की किस्म के आधार पर राशि तय होती है। एरी, शहतूत, टसर किस्म के रेशम कीट पालन में नुकसान होने पर 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, लगभग 2,429 रुपए एकड़। 6,000। और मूगा किस्म के लिए 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, लगभग 3,036 रुपए एकड़। 7,500। जी, यहाँ न्यूनतम सहायता 1,000 रुपए प्रति किसान है और ये भी केवल प्रभावित क्षेत्र तक ही सीमित है। चलिए, खेती के बाद अब पशुपालन पर आते हैं। ये भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। छोटे और सीमांत किसान, या फिर जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन पशु पालते हैं, भूमिहीन पशुपालक, उनके पशुधन के नुकसान का मुआवजा कैसे मिलता है? पशुधन की हानि, हाँ, ये बहुत बड़ा झटका होता है। इसके लिए भी सहायता राशि तय की गई है। अगर दुधारू पशु जैसे भैंस, गाय, ऊंट, याक वगैरह का नुकसान होता है, तो प्रति पशु 37,500 रुपए मिलते हैं। 37,500 प्रति पशु। जी, और छोटे दुधारू पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर के लिए ये राशि 4,000 रुपए प्रति पशु है। 4,000। इसी तरह बोझा ढोने वाले यानी भारवाहक पशुओं के लिए भी मदद है। बड़े भारवाहक पशु जैसे ऊंट, घोड़ा, बैल वगैरह के लिए 32,000 रुपए प्रति पशु। 32,000। और छोटे भारवाहक पशु जैसे बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, इन सब के लिए 20,000 रुपए प्रति पशु की सहायता दी जाती है। 20,000। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा है? मतलब, मान लीजिए किसी के पास ज्यादा पशु हों और ज्यादा का नुकसान हो जाए। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई है। पहली बात तो ये कि ये सहायता केवल आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि के लिए है। और दूसरी बात, एक परिवार को अधिकतम 3 बड़े दुधारू पशुओं या 6 छोटे भारवाहक पशुओं के लिए ही मुआवजा मिलेगा। अच्छा, सिर्फ 3 बड़े दुधारू और 6 छोटे भारवाहक। जी, प्रति परिवार।
भले ही उनका नुकसान इससे ज्यादा पशुओं का हुआ हो, मुआवजा इसी सीमा तक मिलेगा। और दावा करने के लिए ये भी जरूरी है कि पशुओं की संख्या और उनके प्रकार का प्रमाण हो कि वे छोटे सीमांत किसान या भूमिहीन पशुपालक के ही थे और वो उत्पादक थे। हम्म, ये सीमा जानना बहुत जरूरी है। अधिकतम 3 बड़े दुधारू पशु और या 6 छोटे भारवाहक पशु प्रति परिवार। ठीक है। और मुर्गी पालन करने वालों के लिए क्या प्रावधान है? मुर्गी पालकों के लिए 100 रुपए प्रति पक्षी, मुर्गी या चूजा हम्म, की दर से सहायता दी जाती है। 100 रुपए प्रति पक्षी। जी, लेकिन इसमें प्रति लाभार्थी परिवार की कुल मुआवजा राशि की एक ऊपरी सीमा है, 10,000 रुपए। यानी ज्यादा से ज्यादा 100 पक्षियों का मुआवजा। हाँ, कह सकते हैं। शर्त वही है कि पक्षियों की मौत प्राकृतिक आपदा के कारण ही हुई हो। और यहाँ भी एक स्पष्टीकरण है। अगर पक्षियों की मौत किसी ऐसी बीमारी से होती है जिसके लिए पशुपालन विभाग की कोई अलग मुआवजा योजना पहले से चल रही है, जैसे बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा, तो फिर ये वाली राहत राशि लागू नहीं होगी। ठीक है, वो फिर उस दूसरी योजना से कवर होगा। हाँ, समझ गए हम। तो खेती और पशुधन के बाद अब सबसे बुनियादी जरूरत यानी आवास पर आते हैं। अगर किसी का घर आपदा में टूट जाए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए तो कितनी मदद मिलती है? घर के नुकसान के लिए सहायता कुछ बातों पर निर्भर करती है। नुकसान कितना हुआ है, घर कैसा है, पक्का है या कच्चा, और वो मैदानी इलाके में है या पहाड़ी इलाके में। अगर घर पूरी तरह से टूट गया है, नष्ट हो गया है या बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, तो मैदानी इलाकों में चाहे घर पक्का हो, ईंट सीमेंट का या कच्चा मिट्टी फूस का, दोनों के लिए 1,20,000 रुपए प्रति मकान की सहायता मिलती है। 1,20,000 पक्का हो या कच्चा? जी, मैदानी इलाके में। पहाड़ी इलाकों में ये राशि थोड़ी ज्यादा है, 1,30,000 रुपए प्रति मकान। एक 30 पहाड़ी में। जी और अगर घर पूरी तरह टूटा नहीं लेकिन उसे नुकसान हुआ है, मान लीजिए 15% या उससे ज्यादा। हाँ, आंशिक नुकसान मतलब कम से कम 15% क्षति हुई हो, लेकिन इसमें झोपड़ियां शामिल नहीं है। तो मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपदा कौन सी थी। अगर नुकसान सामान्य आपदाओं जैसे भूकंप, बादल फटना, भूस्खलन, इनसे हुआ है, तो पक्के मकान के लिए 10,000 रुपए और कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपए प्रति मकान मिलते हैं। 10,000 पक्की के लिए, 5,000 कच्चे के लिए। जी, सामान्य आपदा में। लेकिन अगर नुकसान कुछ विशेष आपदाओं से हुआ है, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बिजली गिरना, आग लगना, चिंगारी से आग, समुद्री लहर, शीतलहर, पाला, गर्म धूल भरी आंधी या कीट हमले, इनसे हुआ है, तो राशि थोड़ी कम है। ऐसी स्थिति में पक्के मकान के लिए 6,500 रुपए और कच्चे मकान के लिए 4,000 रुपए प्रति मकान मिलते हैं। 6,500 और 4,000। अच्छा, तो आंशिक नुकसान में आपदा के प्रकार से भी फर्क पड़ता है। और झोंपड़ियों के लिए क्या नियम है? बहुत से गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। जी, उनके लिए भी सोचा गया है। झोंपड़ियों के नुकसान के लिए अलग से 8,000 रुपए प्रति झोंपड़ी की सहायता का प्रावधान है। 8,000 प्रति झोंपड़ी। हाँ, यहाँ झोपड़ी का मतलब है एक अस्थायी सी रहने की जगह जो कच्चे घर से भी शायद नीचे के स्तर की हो, जैसे छप्पर, मिट्टी, प्लास्टिक शीट वगैरह से बनी हो, जिसे हम आमतौर पर झोपड़ी ही मानते हैं। इन सभी तरह की आवास सहायता के लिए एक बुनियादी शर्त जरूर है क्या शर्त है? कि जो घर या झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, वो अवैध कब्जा करके न बनाई गई हो। मतलब एक प्राधिकृत निर्माण हो और इसे राज्य सरकार के जो सक्षम प्राधिकारी हैं, यानी संबंधित सरकारी अधिकारी, उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कानूनी जगह पर बना हो। हाँ, और इसके अलावा अगर घर के साथ बना हुआ पशुओं का बाड़ा यानी मवेशी शेड भी टूट गया है, तो उसके लिए 3,000 रुपए प्रति शेड की सहायता अलग से मिलती है। 3,000 रुपए शेड के लिए। ठीक है, ये शर्तें जानना भी जरूरी है। अब एक और स्थिति लेते हैं। अगर आग लगने की वजह से घर के अंदर रखे निजी सामान का नुकसान होता है, तो उसका मुआवजा कैसे तय होता है? हाँ, आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति यानी घर का सामान, कपड़े, बर्तन वगैरह के नुकसान के लिए मुआवजा एक कह सकते हैं स्लैब सिस्टम के आधार पर मिलता है। ये नुकसान की कुल राशि पर निर्भर करता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो इसे सरल शब्दों में समझे तो पहले 10,000 रुपए तक का जो नुकसान हुआ उसका 50% मुआवजा मिलता है। आधा। जी। उसके बाद 10,001 से 25,000 रुपए तक का जो अतिरिक्त नुकसान हुआ उसका 25% मिलता है। एक चौथाई। हाँ। फिर 25,001 से 75,000 रुपए तक के और अतिरिक्त नुकसान का 20% मिलता है। 20%। और अंत में 75,001 से 1 लाख रुपए तक के अतिरिक्त नुकसान का
10% मुआवजा दिया जाता है, सिर्फ 10%। तो जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, मुआवजे का प्रतिशत घटता जाता है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन मूल बात यह है कि शुरुआती नुकसान पर ज्यादा प्रतिशत मिलता है और बाद के नुकसान पर कम प्रतिशत। और ये सब 1 लाख तक के कुल नुकसान के दायरे में है। समझ गया। अब बात करते हैं व्यावसायिक संपत्ति की, यानी दुकान, छोटा कारखाना वगैरह, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर दंगों, आग, बिजली गिरने, बाढ़ या भूकंप जैसी घटनाओं में इनका नुकसान होता है, तो क्या नियम है? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों, संस्थानों या छोटे उद्योगों के नुकसान के लिए भी एक स्लैब सिस्टम बनाया गया है। अगर नुकसान 1 लाख रुपए तक का है, तो 100% मुआवजा मिल जाता है, या जितना वास्तविक नुकसान हुआ है वो। पूरा मुआवजा 1 लाख तक? जी, 1 लाख से ज्यादा नुकसान होने पर मुआवजा बढ़ता तो है, लेकिन नुकसान के अनुपात में कम होता जाता है। जैसे 1 लाख से 2 लाख के बीच नुकसान होने पर 1 लाख के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी 1 लाख तक, उसका 75% अतिरिक्त मिलता है। तो कुल मुआवजा बनता है 1 लाख प्लस 75,000 इज इक्वल टू 1,75,000 रुपए। अच्छा। इसी तरह आगे भी स्लैब है। और अगर 5 लाख रुपए से अधिक नुकसान होता है, तो मुआवजा लगभग 3 लाख रुपए से शुरू होता है और फिर अतिरिक्त नुकसान का 10% और जुड़ता है। लेकिन इस अतिरिक्त जुड़ने वाली राशि की भी एक ऊपरी सीमा है, जो 1 लाख रुपए है। ये स्लैब थोड़े ध्यान से देखने होंगे। और जो छोटे खोखे या कियोस्क होते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? खोखे या कियोस्क के लिए भी ऐसा ही मिलता जुलता स्लैब है, लेकिन जाहिर है कम राशि पर। 30,000 रुपए तक के नुकसान पर 100% मुआवजा। 30,000 तक पूरा? जी, उसके बाद प्रतिशत कम होता जाता है। जैसे 1.5 लाख रुपए से अधिक के नुकसान पर 1.5 लाख से ऊपर वाले हिस्से का 10% अतिरिक्त मिलता है। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा क्या होगी, ये दिए गए निर्देशों में साफ नहीं लिखा है। ठीक है। और जो लोग रेड़ी फड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, उनका भी तो नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, रेडी फड़ी वालों के लिए भी 30,000 रुपए तक के नुकसान पर 100% मुआवजा है। 30,000 से 50,000 रुपए तक के नुकसान पर 30,000 से ऊपर वाले हिस्से का 75% अतिरिक्त मिलता है, यानी कुल 45,000 रुपए। 45,000? और 50,000 रुपए से अधिक नुकसान होने पर 50,000 से ऊपर वाले हिस्से का 10% अतिरिक्त मिलता है, लेकिन ये अतिरिक्त राशि ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए तक ही हो सकती है। अधिकतम 40,000 अतिरिक्त। ठीक है। अब एक और स्थिति लेते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में दंगों के कारण रिहायशी संपत्ति यानी रहने वाले घर को नुकसान पहुंचता है, तो क्या नियम है? क्या ये सामान्य आपदा वाले नियमों से अलग है? हाँ, दंगों के मामलों में ग्रामीण रिहायशी संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे के स्लैब थोड़े अलग हैं। यहाँ भी 1 लाख रुपए तक के नुकसान पर 100% या वास्तविक नुकसान का मुआवजा मिलता है। 1 लाख तक पूरा? जी, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के नुकसान पर दिए गए निर्देशों में 55% अतिरिक्त लिखा है। लेकिन अगर हम गणना करें तो ये 50% बनता है, यानी 50,000 रुपए अतिरिक्त। तो कुल मुआवजा 1,50,000 रुपए होता है। अच्छा, तो शायद लिखने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर मान के चलते हैं 1.5 लाख कुल। हाँ, ऐसा लगता है। फिर 2 लाख से 3 लाख रुपए तक के नुकसान पर 2 लाख से ऊपर वाले हिस्से का 25% अतिरिक्त मिलता है, यानी कुल 1,75,000 रुपए। और 3 लाख रुपए से अधिक के नुकसान पर 3 लाख से ऊपर वाले हिस्से का 10% अतिरिक्त मिलता है। लेकिन इसकी भी अधिकतम सीमा क्या है, ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। हम्म ट्यूबवेल भी किसानों के लिए बहुत जरूरी है। क्या उसके नुकसान पर भी कोई सहायता है? हाँ है, लेकिन केवल एक ही स्थिति में। अगर बाढ़ के कारण ट्यूबवेल को नुकसान पहुंचता है, तो 7,500 रुपए की सहायता का प्रावधान है। सिर्फ बाढ़ में? और 7,500? जी, अन्य किसी आपदा में ट्यूबवेल क्षति के लिए इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है। इतनी सारी अलग-अलग तरह की सहायता और उनके नियम जानने के बाद सबसे जरूरी, सबसे व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि इन मुआवजों के लिए आम आदमी को आवेदन कहाँ और कैसे करना होता है? मतलब कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, ये जरूरी सवाल है। ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरह के मुआवजे के लिए आवेदन करना है। जो अनुग्रह सहायता है, मतलब जैसे मृत्यु या अपंगता पर मिलने वाली राशि, और जो पशुपालन से जुड़ा मुआवजा है, और ग्रामीण इलाकों में रिहायशी घरों के नुकसान का मुआवजा है, इन सब के लिए आवेदन जिले के उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर या डीसी ऑफिस में जमा करवाना होता है। डीसी ऑफिस में? किन-किन के लिए? अनुग्रह,
पशुपालन और ग्रामीण आवास। में आवेदन करना होता है, जैसे कृषि विभाग या उद्योग विभाग। अच्छा, तो बाकी के लिए संबंधित विभाग में ये जानना जरूरी है कि किस मदद के लिए कहाँ जाना है। चलिए, आज हमने काफी विस्तार से बात की। हमने देखा कि हरियाणा में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और कुछ अन्य मुश्किल हालात जैसे दंगे या आगजनी में सरकार की तरफ से किस तरह की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसमें इंसान को होने वाले नुकसान से लेकर घर, खेत, पशु, दुकान और निजी सामान तक के नुकसान के लिए अलग-अलग नियम और राशियां तय हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सारी जानकारी हरियाणा सरकार का जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, उनके द्वारा समय-समय पर जो निर्देश जारी होते हैं, उन पर आधारित है। हम्म। खासकर 1 अगस्त 2023 के जो निर्देश हैं, उन पर। हम्म। और ये नियम बदलते भी रह सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे। यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और जागरूकता के लिए है। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि मुआवजे से जुड़े जो विस्तृत, सटीक और सबसे नए प्रावधान हैं, उनके लिए वो संबंधित सरकारी विभागों या उनकी आधिकारिक वेबसाइटों से स्वयं जानकारी की पुष्टि जरूर करें, क्योंकि नियम और राशि समय के साथ बदल सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अंत में एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन सरकारी प्रावधानों और मुआवजे की राशियों का जानना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो दुर्भाग्यवश इन आपदाओं से प्रभावित होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सहायता प्रक्रिया इतनी सरल और तेज है कि आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों तक आसानी से और सबसे जरूरी समय पर पहुंच सके। मतलब, मौजूदा व्यवस्था में ऐसे कौन से सुधारों की गुंजाइश है जिससे ये प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर लगातार विचार और काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो सरकारी मदद है, इसका असल मकसद पूरा हो सके। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं का भी ध्यान से